दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा समांतर क्रम संयोजन की। जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो मैंने दोस्तों आपको ओवरव्यू में बताया था। ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि R1 R2 और R3, अगर इस प्रकार से तीन प्रतिरोध है हमारे, इस प्रकार से हमारे तीन प्रतिरोध है, उनके शुरुआती सिरे और अंतिम सिरे एक जगह जुड़े हों। देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये भी इसका स्टार्टिंग, ये एंड, ये स्टार्टिंग, ये एंड। तो तीनों प्रतिरोध के में जो स्टार्टिंग एंड है यानी कि शुरुआती सिरे हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अंतिम सिरे हमारे दोस्तों यहाँ पे जुड़े हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को मैंने बताया था तुम्हें, समांतर क्रम संयोजन होता है। कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन हम इसको इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो हमारी करंट होती है, जो हमारी यहाँ पे करंट होती है, उसकी वैल्यू प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग रहती है। इसकी मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि इसमें अगर करंट आई आ रही है तो यहाँ से इसमें करंट की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे आई बन जाएगी, यहाँ पे आई टू जाएगी और यहाँ पे आई थ्री जाएगी। यानी कि तीनों ही ब्रांच हमारी R1 R2 R3 वाली हैं। तीनों में करंट की वैल्यू क्या है दोस्तों? चेंज है। और एक जो दूसरी बात बताई थी मैंने कि जो इनमें वोल्टेज होगी दोस्तों, तीनों प्रतिरोध पे वोल्टेज का मान सेम रहेगा। अगर वोल्टेज इस पे भी वोल्ट है तो R2 और R3 पे भी वोल्टेज V ही रहने वाली है हमारी। यानी कि तीनों प्रतिरोध पे जो वोल्टेज होगी वो दोस्तों हमारी सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो I1 है, अगर मैं I1 की बात करूं, R1 के अंदर से जो I1 जा रही है, मुझे पता है R1 के सिरों पे जो वोल्टेज है वो V है। वोल्टेज कितने है दोस्तों? V है। तो I की वैल्यू मैं ओम के नियम से निकाल सकता हूँ। I बराबर होगा V बटे R1, V बटे R1। I1 की वैल्यू हो जाएगी V बटे R1। इसी प्रकार से दोस्तों I2 की अगर बात करूँ तो I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V बटे R2। और बचती है हमारी I3, यानी कि R3 में जो करंट जा रही है वो हो जाएगी R3, वो हो जाएगी दोस्तों V बटे R3। तो हमने तीनों करंट की वैल्यू निकाल के देखी है सर्किट में कि I1 की वैल्यू V बटे R1, I2 की वैल्यू V बटे R2 और I3 की वैल्यू V बटे R3। अब अगर दोस्तों इस जंक्शन पे मैं KCL लगाता हूँ तो KCL से मुझे पता लगेगा दोस्तों कि जो मेरी टोटल I है, KCL से क्या पता लग रहा है, ये टोटल I है, आने वाली जो करंट है टोटल, वो जाने वाली करंट के बराबर होगी। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर रहेगी। यानी कि जो टोटल करंट आ रही होगी इसके और इसके और इसके तीनों करंट की योग के बराबर रहेगी। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं I1 I2 और I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा जो V बटे R1 मिलेगा प्लस V बटे R2 मिलेगा प्लस V बटे R3 मिलेगा। तो ये I के बराबर आ रहा है सब दोस्तों। I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अगर मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से I बराबर, मुझे पता है दोस्तों पूरे सर्किट में क्या है, V की वैल्यू सेम है। ये जो हमारा ये हमारी जो इक्वेशन है इसमें मेरे को दिख रहा है V V V, तीनों जगह V सेम है। तो मैं V दोस्तों कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से V कॉमन ले लिया तो मेरी कंडीशन बन गया है I बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से भी ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, I बटे V बन जाएगा मेरा, ये V डिवाइड में आ जाएगा तो, और ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये मेरी कंडीशन बन के आ गया है दोस्तों। अगर मैं देखूं ये जो मेरी करंट है और ये वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है और ये टोटल करंट है। तो यहाँ से अगर I अपॉन V की बात करूं तो जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कहता है कि जो मेरा I अपॉन V होता है दोस्तों वो 1/R होता है, 1/R होता है। अब ये टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है, तो ये मेरा इक्विवेलेंट होगा यानी कि तुल्य प्रतिरोध होगा। पूरे जो हमारा परिपथ है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो मैं इस I बटे V की जगह 1/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ।
1/r इक्वलेंट बराबर आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो मेरे को पता लगा दोस्तों, अगर समांतर क्रम संयोजन होता है हमारा, तो उसमें जो आर इक्वलेंट निकलता है वो होता है 1/r1 1/r2 1/r3। 1/r इक्वलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर दोस्तों मेरे पास ये n रेजिस्टेंस से जुड़े होते, इस प्रकार से मेरे पास n रेजिस्टेंस जुड़े होते समांतर क्रम में, अभी तो 3 है दोस्तों, अगर इनकी संख्या n ज्यादा होती तो मैं इनको प्लस 1/r n लिख देता, यानी कि जहां तक मेरे नंबर जा रहे होंगे, जितने रेजिस्टेंस मेरे जुड़े होंगे सीरीज में, उनकी वैल्यू हमें ऐसे करके जोड़नी है। अब इसमें दोस्तों एक दो चीज और हैं जो याद रखनी है। जो हमारा r की वैल्यू है 1/r इक्वलेंट है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और एंड तक जाने में rn बन रहा है। तो यहाँ से मैं आपको जिस तरीके से मैंने श्रेणी में बताया था, इसी प्रकार से मैं समांतर में बता रहा हूँ। अगर r वैल्यू के n रेजिस्टेंस, r वैल्यू के ही n रेजिस्टेंस हमारे समांतर क्रम में जुड़े हों, यानी कि 5 ओम के ही अगर हमारे 20 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हम उनका प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। r ओम के n प्रतिरोध समांतर में हो, तो जो दोस्तों R इक्वलेंट आएगा आपका, हमारा जो R इक्वलेंट आएगा वो होगा दोस्तों R/n। क्या होगा? R/n। इस फॉर्मूले से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान के चलो अगर 5 ओम के 20 रेजिस्टेंस हैं, कितने दोस्तों? 20 रेजिस्टेंस हैं, तो उनका मुझे अगर R इक्वलेंट निकालना है, तो दोस्तों R इक्वलेंट जो होगा वो हो जाएगा R/n। 5 ओम का प्रतिरोध है दोस्तों हमारा, और n की वैल्यू है 20, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 या 1/4 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.25 ओम। तो दोस्तों समांतर क्रम संयोजन में आप देख रहे होंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू घटती है। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घटानी है तो हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करेंगे, और अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।